हाय फ्रेंड्स, आज हम नीति शास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा पश्चिमी विचारक। और पश्चिमी विचारकों की सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे अरस्तू या अरिस्टोटल के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो अरस्तू कौन थे? हमारे प्लेटो के शिष्य। आप इसे याद रखेंगे। प्लेटो हमारे क्या सुकरात के शिष्य थे, तो सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तू। तो हम शुरुआत करते हैं अरस्तू को। तो यूनान के महान दार्शनिक और प्लेटो के शिष्य थे कौन? अरस्तु, जिनके हम अंग्रेजी में अरिस्टोटल कहते हैं। तो उनका जन्म 384 में और मृत्यु 322 बीसीई में हुई थी। तो हमारे अरस्तु का नीति शास्त्र पाश्चात्य दर्शन में सबसे व्यवहारिक, तार्किक और यथार्थवादी माना जाता है। किनके मुकाबले? जैसे हमारे प्लेटो और सुकरात थे, उनके मुकाबले देखें तो अरस्तु का जो नीति शास्त्र था ये पाश्चात्य दर्शन में सबसे व्यवहारिक है, तार्किक है और यथार्थवादी है। जहां उनके गुरु प्लेटो का नीति शास्त्र अत्यधिक आदर्शवादी और पारलौकिक था, मतलब शुभ के प्रत्यय पर आधारित था, वहीं जो अरस्तु ने नैतिकता को इसी व्यवहारिक धरातल या फिर मानव स्वभाव पर लाकर खड़ा कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो प्लेटो का नीति शास्त्र था ये कैसा था? अत्यधिक आदर्शवादी था और पारलौकिक था। वहीं अरस्तु ने क्या किया? नैतिकता को इसी व्यवहारिक धरातल और मानव स्वभाव पर लाके खड़ा कर दिया है। अरस्तु के नैतिक विचारों का मुख्य संकलन क्या? अरस्तु के जो नैतिक विचार थे उनका मुख्य संकलन उनकी जो पुस्तक थी निकोमेकियन एथिक्स, उसमें देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे उनके जो नीति शास्त्र के मुख्य सिद्धांत और मुख्य बिंदुओं के बारे में बातचीत करें तो उनका मुख्य सिद्धांत में सबसे पहला बिंदु आता है यूडोमोनिया या फिर परम कल्याण, जिसे सुप्रीम गॉड कहते हैं। तो अरस्तु के नीति शास्त्र की शुरुआत इसी प्रश्न से होती है। अरस्तु के नीति शास्त्र की शुरुआत किससे होती है? इस प्रश्न से होती है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? वे ये देखते हैं कि हर मनुष्य क्या मनुष्य हर कार्य किसी न किसी उद्देश्य एंड के लिए करता है। क्या मनुष्य क्या हर कार्य किसी न किसी उद्देश्य या किसी न किसी एंड के लिए करता है। जैसे धन कमाना, स्वास्थ्य पाना, ये सब किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन ये सब किसी अन्य चीज को पाने के साधन मात्र होते हैं। ये जितने भी हमारे धन कमाने से क्या सुख प्राप्त होगा, स्वास्थ्य से क्या होगा, लंबा जीवन मिलेगा। इस जो भी उद्देश्य होते हैं हमारे, ये सब किसी अन्य चीजों को प्राप्त करने के साधन मात्र होते हैं। इसीलिए हम क्या उन्होंने क्या कहा? परम साध्य का सिद्धांत दिया। तो अरस्तु के अनुसार यूडेमोनिया क्या? अरस्तु के अनुसार यूडेमोनिया ही एकमात्र ऐसी चीज है, ये यूडेमोनिया ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे हम किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि केवल उसी के लिए चाहते हैं। यूडेमोनियस को प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरों चीजों के माध्यम से यूडेमोनिया का प्राप्त किया जा सकता है। इसका सामान्य अनुवाद के सुख प्रसन्नता से किए लिया जा सकता है। यूडेमोनिया की बात करें तो यूडेमोनिया को हम सुख या फिर प्रसन्नता कह सकते हैं, लेकिन इनका वास्तविक अर्थ परम मानव कल्याण, आत्मपूर्णता और उत्कृष्ट जीवन जीना होता है, मतलब ह्यूमन फ्लोरिशिंग, वेल बींग होता है का वास्तविक अर्थ। क्या मानव कल्याण, आत्मपूर्णता, उत्कृष्ट जीवन जीना, ये हमारे यूडेमोनिया का वास्तविक अर्थ होता है। बात करें यूडेमोनिया की, यूडेमोनिया एक क्रिया है, स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति सुख हो गया, क्या व्यक्ति को सुख प्राप्त हो गया तो उसे यूडेमोनिया कहेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि ये कोई स्थिति नहीं है बल्कि क्या है? एक क्रिया है। यूडेमोनिया कोई ऐसी भावना नहीं है जो अचानक आती है और अचानक चली जाती है, बल्कि ये पूरे जीवन भर अपनी सर्वोत्तम तार्किक क्षमताओं के अनुसार सक्रिय रूप से जीवन जीने का नाम होती है। यूडेमोनिया क्या होता है? पूरे जीवन भर अपनी सर्वोत्तम तार्किक क्षमताओं के अनुसार सक्रिय जीवन जीने का नाम होती है। ये तो हमने उनका पहला सिद्धांत देखा। अब दूसरा सिद्धांत आता मानव का विशिष्ट कार्य क्या? तर्क बुद्धि, द ह्यूमन फंक्शन की बात करें तो अरस्तु ने पूछा कि मनुष्य के लिए उत्कृष्टता, अरस्तु ने पूछा कि मनुष्य के लिए उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस का मतलब क्या है? तो उन्होंने कार्य सिद्धांत से समझाया इसे। किससे समझाया? फंक्शनल जो आर्गुमेंट से समझाया। बात करें इसकी कि जैसे एक चाकू का कार्य होता है काटना, यदि वह अच्छा काटता है तो एक उत्कृष्ट चाकू माना जाएगा। मनुष्य का विशिष्ट कार्य क्या है? जीवित रहना, सांस लेना। पशुओं और पौधों में भी होता है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मनुष्य का विशिष्ट कार्य क्या है? कि वो जीवित रहे, सांस ले, तो ये तो हमारे जानवर भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं, लेकिन तर्क बुद्धि मतलब रीजन ही मनुष्य का विशिष्ट गुण है। क्यों? क्योंकि ये चीज पेड़ पौधे और जानवरों में नहीं होती। रीजन या तर्क बुद्धि हमारे पेड़ पौधों और जानवरों में नहीं होती, जिससे वो अन्य जानवरों से अलग दिखता है। इसलिए अरस्तु के अनुसार अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार उत्कृष्ट और सद्गुणी जीवन जीना ही मनुष्य का परम कर्तव्य और वास्तविक सुख है। क्या? अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार उत्कृष्ट और सद्गुणी जीवन जीना ही क्या मनुष्य का परम कर्तव्य और वास्तविक सुख है। फिर बात करें अरस्तु की, तो अरस्तु ने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया, द डॉक्ट्राइन ऑफ गोल्डन मीन का सिद्धांत दिया। तो अरस्तु के नीति शास्त्र का सबसे व्यवहारिक और सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा? हमारे मध्यम मार्ग का सिद्धांत। उनके अनुसार नैतिक सद्गुण मतलब मोरल वर्च्यू वास्तव में एक मध्यम मार्ग होते हैं। उनके अनुसार क्या? नैतिक सद्गुण या मोरल वर्च्यू क्या वास्तव में एक मध्यम मार्ग होते हैं जो दो अति एक्सट्रीम होते हैं, मतलब
कोई चीज़ अति हो जाए और कोई चीज़ कमी हो जाए, मतलब एक्सेस और डेफिशिएंसी के बीच की स्थिति होती है कौन सी? मध्यम मार्ग। सद्गुण न तो किसी भावना को पूरी तरह से दमन करते हैं। सद्गुण न तो किसी भावना का पूरी तरह से दमन करते हैं, न ही उसमें अंधाधुंध बह जाते हैं, बल्कि सही समय पर, सही मात्रा में, सही व्यक्ति के प्रति और सही उद्देश्य के लिए व्यवहार करना ही असली सद्गुण कहलाता है। तो सद्गुण की बात करें, तो सद्गुण में जहाँ मध्यम मार्ग क्या कहलाता है? सही समय पर, सही मात्रा में, सही व्यक्ति के प्रति, सही उद्देश्य के लिए व्यवहार करना ही हमारे सद्गुण कहलाएगा। अब बात करें कुछ उदाहरणों को देख सकते हैं मध्यम मार्ग के। तो कमी की बात करें और सद्गुण की बात करें और अति की बात करें, तो कोई व्यक्ति कायरता मतलब कावर्डनेस, दुस्साहस या उतावलापन, इन दोनों के बीच में मध्यम मार्ग सद्गुण कहलाएगा हमारे साहस। संकोच या हीन भाव होता है और हमारे घमंड या अहंकार है, उसमें मध्यम मार्ग कहलाएगा हमारा आत्मगौरव गौरव आत्मगौरव। फिर असंवेदनशीलता और भोग विलास मतलब कामुकता, इन दोनों के बीच में कहलाएगा हमारे संयम टेम्परेंस। कंजूसी या फिजूल खर्ची, इन दोनों के बीच में कहलाएगा हमारे उदारता। तो ये हमारे क्या मध्यम मार्ग होगा। अपवाद की तरह देखें तो अरस्तु ये भी साफ-साफ बताते हैं कि कुछ कार्य अपने आप में इतने बुरे होते हैं कि उनमें कोई मध्य मार्ग नहीं हो सकता। जैसे चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, ये अपने आप में इतने बुरे होते हैं कि इनका कोई मध्य मार्ग नहीं हो सकता। अब अरस्तु के अनुसार सद्गुणों के वर्गीकरण की बात करें तो अरस्तु ने मानव आत्मा को 2 भागों में बाँटा और वो भी किस आधार पे? तार्किक और अतार्किक आधार पे सद्गुणों को उनकी 2 श्रेणियाँ बनाई। तो अरस्तु ने मानव आत्मा के 2 भाग जो हमारे तार्किक और अतार्किक है, उनके आधार पर सद्गुणों को 2 श्रेणियाँ बनाई है, 2 भागों में बाँटा है। पहला आता है हमारा कौन-सा? बौद्धिक सद्गुण जिसे इंटेलेक्चुअल वर्च्यू कहते हैं। पहला कौन-सा भाग हमारा कौन-सा? बौद्धिक सद्गुण जिसे इंटेलेक्चुअल वर्च्यू कहते हैं। तो ये आत्मा के विशुद्ध तार्किक भाग से संबंधित है। क्या आत्मा के किससे? विशुद्ध तार्किक भाग से संबंधित है, जिन्हें हमारी शिक्षा और सीख के माध्यम से विकसित किया जाता है। किसके माध्यम से विकसित किया जाता है? शिक्षा और सीख के माध्यम से विकसित किया जाता है। और इसमें हमारी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? व्यावहारिक बुद्धिमत्ता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यही मनुष्य को वास्तविक जीवन की जो कठिन परिस्थितियाँ हैं, उसमें सही और गलत के बीच में मध्यम मार्ग चुनने की क्षमता देती है। क्यों? क्योंकि जो व्यावहारिक बुद्धिमत्ता है, यही है क्या करती है? मनुष्य को वास्तविक जीवन की जो कठिन परिस्थितियाँ हैं, उनमें सही और गलत के बीच मध्यम मार्ग चुनने की क्षमता देती है। इसके अलावा इसमें हमारा दार्शनिक ज्ञान, ये सोफिया और विज्ञान भी शामिल है। दूसरा आता है हमारा कौन-सा? नैतिक सद्गुण। दूसरा क्या आता है हमारा नैतिक सद्गुण मतलब मोरल वर्च्यू। तो मनुष्य के चरित्र, भावनाओं और आदतों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मनुष्य के चरित्र, भावनाओं और आदतों से संबंधित है। अरस्तू का ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नैतिक या अनैतिक नहीं होता। कोई भी व्यक्ति क्या है? जन्म से ना तो नैतिक होता है, ना ही अनैतिक होता है। नैतिक सद्गुण आदत से आते हैं। नैतिक सद्गुण क्या है? आदत या हैबिट से आते हैं। हम अन्यायपूर्ण कार्य करते-करते न्यायप्रिय बनते हैं। क्या? अन्यायपूर्ण क्या है? हम न्यायपूर्ण कार्य करते-करते न्यायप्रिय बनते हैं और साहसी कार्य करते-करते साहसी बनते हैं। और ये एक तरह से अभ्यास होता है। ये नैतिकता का क्या? एक निरंतर अभ्यास होता है, नैतिक सद्गुण, जो हमारे मनुष्य के चरित्र, भावनाओं और आदतों से संबंधित होता है। फिर अरस्तू के अनुसार देखें तो न्याय की क्या अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। तो अरस्तू ने रिपब्लिक जो उनकी पुस्तक है उसमें प्लेटो के न्याय की आंतरिक परिभाषा से आगे बढ़ के इनके व्यवहारिक रूप प्रस्तुत किए। उन्होंने न्याय को मुख्य रूप से 2 भागों में बाँटा। अरस्तू ने क्या किया? न्याय को मुख्य रूप से 2 भागों में बाँटा। एक तो होता है वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव न्याय, जस्टिस। उनके अनुसार राज्य के द्वारा धन, सम्मान, पद और पुरस्कारों का वितरण क्या राज्य के अनुसार इनके अनुसार क्या राज्य द्वारा धन, सम्मान, पद और पुरस्कारों का वितरण नागरिकों की योग्यता और योगदान के अनुपात में होना चाहिए। कि नागरिकों की कैसी योग्यता है और कैसे उसका योगदान है, उसके अनुपात में होना चाहिए। मतलब समान लोगों के साथ समान और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए, जिसे वितरणात्मक न्याय कहते हैं। दूसरा न्याय होता है हमारा कौन-सा? सुधारात्मक या प्रतिकारी न्याय मतलब करेक्टिव या रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। इसका संबंध लेन-देन या अपराधों में होने वाली जो कमियाँ हैं, उनको सुधारने से होता है। इसका संबंध किसमें? लेन-देन या फिर अपराधों में होने वाली कमियों को सुधारने से। यदि कोई व्यक्ति किसी के अधिकारों को हनन करता है या यदि कोई व्यक्ति किसी के अधिकारों का हनन करता है या फिर चोरी करता है, तो यह न्याय कानून के माध्यम से नुकसान की भरपाई करता है और संतुलन करके बहाल करता है। तो इस तरह से हमने क्या न्याय की अवधारणा देखी, न्याय की अवधारणा के 2 भाग देखे, एक तो वितरणात्मक न्याय और एक सुधारात्मक या फिर प्रतिकारी न्याय। फिर बात करें हमारे मित्रता का नैतिक महत्व। हमारे अरस्तू क्या कहते हैं? मित्रता के नैतिक महत्व की बात करें, थ्योरी ऑफ फ्रेंडशिप की। तो अरस्तू ने अपने नीति शास्त्र मित्रता को बहुत ऊँचा स्थान दिया है। उनके अनुसार बिना मित्रों के कोई भी व्यक्ति जीना नहीं चाहेगा, भले ही उसके पास दुनिया की सारी सुख-सुविधाएँ हो, धन-दौलत ही क्यों ना हो। इसलिए अरस्तू ने मित्रता के 3 प्रकार बताए हैं। एक तो उपयोगिता की मित्रता, फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी, जो किसी स्वार्थ या लाभ पे टिकी हो। दूसरा आनंद की मित्रता, फ्रेंडशिप ऑफ प्लेज़र,
तो सिर्फ केवल मनोरंजन या अच्छे समय के लिए हो। सद्गुण की मित्रता फ्रेंडशिप ऑफ वर्च्यू, तो ये सर्वोच्च और वास्तविक मित्रता होती है जो दो अच्छे और सद्गुणी लोग एक दूसरे के चरित्र का सम्मान करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे का भला करना चाहते हैं, और ये मित्रता सबसे ज्यादा स्थायी होती है। तो निष्कर्ष के रूप में देखें हम, तो अरस्तु का नीति शास्त्र वर्च्यू एथिक्स में सिखाता है कि नैतिकता अमूर्त नियमों की रटंत प्रणाली नहीं है। क्या हमारी नैतिकता क्या अमूर्त नियमों की रटंत प्रणाली नहीं है, बल्कि एक सुलझा हुआ संतुलित चरित्र मतलब कैरेक्टर विकसित करने की कला है। और उनका ये व्यवहारिक दर्शन आज भी हमारी आधुनिक युग में चरित्र केंद्रित नीति शास्त्र मॉडर्न वर्च्यू एथिक्स के रूप में अत्यंत प्रासंगिक है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।